Good morning, students. Myself Akansha Nagvanshi, your biology tutor, and today we are going to study about insulin, basically genetically engineered insulin. And this topic, as we know, that it is related to chapter applications of biotechnology, class 12th. Before we proceed further, let's understand what is insulin. एक सिंपल डेफिनेशन में जानना चाहें तो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास. नाउ अब अगर हम लोग पेनक्रियास के बारे में अगर 11th क्लास से थोड़ा रिवाइज करना चाहें तो किस तरह का ग्लैंड होता है पेनक्रियास. मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है. मिक्स टाइप का ग्लैंड क्या हो गया, इसका मतलब कि ये इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, लेकिन जो हार्मोन्स है आपको पता है कि हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन पार्ट से ही रिलीज होते हैं. ठीक है, अब पेनक्रियास में क्या होता है ना, ईसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है. जो ईसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपके दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होता है आपका अल्फा सेल्स जिससे कि आपको पता है हार्मोन ग्लूकागोन रिलीज होता है, एंड दूसरा बीटा सेल्स जिससे कि इंसुलिन रिलीज होता है. अब ये जो दोनों हार्मोन है ना, ये आपके दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं. पेप्टाइड हार्मोन का क्या मतलब होता है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कंप्राइजेस ऑफ एमिनो एसिड्स, दैट मीन्स दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. ठीक है, एंड इंसुलिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टैसिस. ठीक है, अब ग्लूकोज होम्योस्टैसिस की बात की जाए तो होम्योस्टैसिस के बारे में समझ लें. होम्योस्टैसिस, इससे क्या समझ में आ रहा है कि होमली लाइक कंडीशन, यानी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि बॉडी इज इन स्टेबल फॉर्म. मतलब कि इंसुलिन क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि इट ट्राइज टू मेंटेन अ परफेक्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड. ठीक है, एंड जो ग्लूकोज है वो जाके फिर प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज हो सके ताकि वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर रेगुलेशन. सो इन अ सिंपल डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर आर मेंटेन्ड बाय द बॉडी, बेसिकली द हार्मोन्स, विद इन अ नैरो रेंज. ठीक है, और ये दोनों हार्मोन्स की वजह से होता है. ग्लूकागोन की वजह से भी होता है और इंसुलिन की वजह से भी होता है. इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, जो जो हमारा जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो लिवर सेल्स होते हैं, और जो एडिपोसाइट्स होते हैं. एडिपोसाइट्स किस तरह के सेल्स होते हैं, जो एडिपोस टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं. तो उन दोनों पे वर्क करता है और ऐसा काम करता है कि जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज की सप्लाई है, उसे वो एब्जॉर्व करवाता है एंड देन इट इज यूटिलाइज फर्दर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड में जो आपका जो शुगर लेवल है उसका अमाउंट कम हो रहा है, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, तो और दूसरा काम क्या करता है इंसुलिन कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस. तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ये कर रहा है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसकी अमाउंट को, कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक लेवल पे मेंटेन रहे. लेकिन ग्लूकागोन इसके डिफरेंट में क्या करता है, ग्लूकागोन ट्राइज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर. ठीक है, तो बट कभी कभी क्या होता है कि जब ये जो ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, अगर उसका हाई कंसंट्रेशन एक लंबे समय तक हमारी ब्लड में रहे तो फिर ये एक डिसीज कंडीशन हो जाती है. दिस इज नोन एज डायबिटीज. ठीक है, तो इंसुलिन जब भी हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले डायबिटीज का दिमाग में आता है कि भाई इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट को. हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों लेना पड़ता है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड विदाउट उसके बगैर दे कैन नॉट सर्वाइव. वी विल अंडरस्टैंड दैट. इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ग्लूकोज क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो यूरिन से भी निकलने लगता है और उस वजह से क्या होता है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी होने लगता है. ठीक है, तो इंसुलिन यहाँ क्या काम कर रहा है, इंसुलिन ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग का काम कर रहा है. ठीक है, अब चलिए अगर डिस्कवरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, बैंटिंग एंड बेस्ट. 1921 में पहली बार इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ डॉग. उसके बाद से एक तरीके से रेगुलर एक्सट्रैक्शन होने लगा फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स. These two are very important names. Please just keep this in mind. Slaughtering का मतलब हो जाता है कि हम लोग कैटल और जो पिग्स है उनको मार के उनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकालते हैं. ठीक है, अब now when we discuss about the structure, so we know that it is made up of 51 amino acid. Very important, please remember this. Okay, and इसमें दो polypeptide chain है. First one is chain A and second one is chain B.
ठीक है। तो चेन ए में आपका 21 एमिनो एसिड होता है और चेन बी में 30 एमिनो एसिड है। और जो दोनों है, ठीक है, दोनों जो है आपके चेन्स वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड हुआ? एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हुआ जिसमें कि जो बॉन्ड बन रहा है वो किन एटम्स के बीच में बन रहा है? 2 सल्फर एटम्स के बीच में, ठीक है। लेट्स जस्ट एक, हाँ देखिए इसमें जो चेन बी है और चेन है उसके 7 सिस्टीन ग्रुप के बीच में 2 सल्फाइड है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक दूसरा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो आपका चेन बी के 19 सिस्टीन ग्रुप से चेन ए के 28 सिस्टीन ग्रुप के बीच में बन रहा है, ठीक है। चलिए, अब जो हार्मोन है ना, ठीक है, अब जो ये मैमेलियन हार्मोन होता है वो बेसिकली आपका एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है बॉडी में। अब ये प्रो हार्मोन क्या हुआ भाई? अब प्रो हार्मोन क्या, ऐसा ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि बॉडी कन्वर्ट करती है हार्मोन के फॉर्म में। वो अपने से हार्मोन नहीं होते, उन्हें बॉडी मस्ट कन्वर्ट देम इनटू हार्मोन, जैसे कि प्रो एंजाइम, ठीक है, उन्हें एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। तो प्रो एंजाइम्स में क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, it consists of C peptide. Say this figure. It consists of C peptide. ठीक है। अब प्रो द C peptide जो होता है उसे आपको जब प्रो हार्मोन कन्वर्ट होता है आपका इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन के फॉर्म में, तब फिर सी पेप्टाइड को हटाना पड़ता है। सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मेचुरेशन ऑफ प्रो हार्मोन इनटू मेच्योर इंसुलिन एंड दिस प्रोसेस नोन एज मेचुरेशन, ठीक है। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रो हार्मोन एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है एंड ये फिर बॉडी में काम नहीं करेगा। तो मेचुरेशन उसका करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन हार्मोन की तरह काम कर सके, ठीक है। चलिए, इतना तो क्लैरिटी हो गया हम लोगों को। अब आगे हम समझते हैं कि लिखा हुआ है कि एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है, इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है। अब और इसमें क्या होता है कि आपको इंजेक्शन लेना होता है रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन की, ताकि ये जो डायबिटीज है, ठीक है, ये ट्रीट हो सके, इसका ज्यादा असर हमारी बॉडी पे ना पड़े। इसको एक कॉमन नेम से भी जानते हैं, जिस इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। अब ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि बॉडी सही अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी वजह से आपको जो होता है कि पूरे लाइफ लॉन्ग ये ट्रीटमेंट उस पेशेंट को करना पड़ता है। उस पेशेंट को रेगुलरली आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। एंड ये मोस्टली मिडिल एज या ओल्डर लोगों में देखा जाता था, बट क्योंकि इतना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ रहा है उस वजह से ये बच्चों में भी देखा जाने लगा, ठीक है। इसका जो कुछ सिम्टम्स अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीज थर्स्ट हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हंगर, फटीग एंड ब्लर्ड विजन, सही से दिखाई नहीं दे रहा, ये सब उसके सिम्टम्स है। नाउ जब हमने ये जान लिया कि इंसुलिन में जो इंसुलिन है, ठीक है, उसे रेगुलर टाइम इंटरवल्स में इस डायबिटिक पेशेंट को सही करने के लिए चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कि एनफ ह्यूमन इंसुलिन नहीं है मान लीजिए, तो उसमें क्या करना होगा? तो द पर्सन हैज टू चेंज हिज लाइफस्टाइल एंड उसमें फिर डाइट में भी एक चेंज देखना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट ही हैज टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट एंड ऑल्सो इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइजिंग। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका चावल हो गया, आपका रोटी हो गया, देन ऑयली फूड्स हो गए, जितने शुगरी सब्सटेंस हो गए, इसलिए बोला जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें मीठा कम खाना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स फाइंड करें जिससे कि इंसुलिन आराम से एक्सट्रैक्ट हो सके एंड हो सकता है वो एक सुटेबल एनिमल सोर्स हो। पर फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि हमारी जो बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है, ठीक है, क्या उतना ही इफेक्टिव होगा? एंड क्या कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स या उसका कोई भी साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा बॉडी में? लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन ऑन इफेक्टिवनेस एंड सेंसिटिविटी। तो नहीं, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे काऊ से जो इंसुलिन निकलता है उसे हम बोविन कहते हैं एंड पिग से जो इंसुलिन निकलता है उसे वी कॉल इट पोर्सिन। इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज दैट ऑफ इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। वाई उतना इफेक्टिव क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन देयर एमिनो एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है।
पोर्सिन यानी जो पिग से निकला है उसमें 1 पॉइंट एमिनो एसिड का चेंज है, एंड बोवीन जो काउ से हम लोग इंसुलिन निकालते हैं उनमें 3 पॉइंट पे एमिनो एसिड डिफर करता है, ठीक है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं डायबिटिक पेशेंट उनका इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्यों, एंड ये इतना बार बार हम लोग एक्सट्रैक्ट करें उन काउ और पिग्स को मारें, it is also not possible, ठीक है। तो there is less availability also due to which it is not very highly effective process. Secondly, they are antigenic, means they can induce immune response. अब एंटीजेनिक की बात करें तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब द इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय एंटीजन ऑन अ पर्टिकुलर वायरस। मतलब कि जो इंसुलिन है, ठीक है, वो दूसरे सोर्सेज यानी पिग्स और काऊ से यूज हो रहा है, तो इट कैन कॉज एलर्जी। वाई इट कैन कॉज एलर्जी? क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम में एक तरीके से नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह हो गया, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का तो है नहीं, दूसरे एनिमल से आया है। तो इसका मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम है इट स्टार्ट्स कंसिडरिंग एट एज अ नॉन सेल्फ प्रोटीन, ठीक है। तो वो फिर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इट मे इंटरफेयर विद द प्रोटीन फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब नाउ अनदर क्वेश्चन विच कम्स कि हम लोग इंसुलिन जो है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स हम लोग ओरली लेते हैं, इंसुलिन को क्यों नहीं ओरली ले सकते? ठीक है, क्यों? बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड। तो व्हेन वी टेक अप इट एज ओरली, ठीक है, ओरल मीडियम के फॉर्म में लें, तो जो हमारे जो स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो काफी एसिडिक होते हैं, काफी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है, तो वो उसे डिग्रेड कर देंगे, प्रोटीन उतना झेल नहीं पाएगा, ठीक है, and thus it will lose its function. Therefore the insulin is not given to the patient through oral medium. Now we come to our last portion of this topic, which is known as genetically engineered insulin. And the first genetically engineered insulin constructed by Eli Lilly, which is an American company, was Humulin. It is a very important name. Please आप एक तरीके से बात कर लीजिए, एक तरीके से इसे याद करना होगा, ठीक है। एंड इसका बेनिफिट क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन काफ़ी कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो लेसर अवेलेबिलिटी वाला जो फैक्टर हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले स्लाइड में, वो एक तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग डायग्राम, लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर। अगर डायग्राम की बात करें तो एक तरफ ई कोलाई है, ठीक है, एक तरफ ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल से हम लोगों ने इंसुलिन जीन निकाला एंड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें से प्लाज्मिड निकाला, ठीक है। अब प्लाज्मिड को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके एंड इंसुलिन जीन को भी थोड़ा कट किया, एंड दोनों को एक साथ वी through the process of by using DNA ligase we undertook the process of annealing. Annealing means joining of both these fragments. मतलब प्लाज्मिड को और इंसुलिन जीन को हमने एक रिकॉम्बिनेंट जीन में फॉर्म किया, ठीक है। अब एक दूसरा प्लाज्मिड फ्री इकोलाई लेते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो पहले से हमने क्रिएट किया है इसके पहले वाले स्टेप में, ठीक है। अब उसे इंसर्ट कर देते हैं। अब उस वजह से क्या होता है, देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब जो सेल है, बैक्टीरिया सेल है, वो तो डिवाइड करेगी, फिर उसे हम फॉर्मेंटर में डालते हैं ताकि और ज्यादा सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो सके और इंसुलिन का भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं कि उस रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मेन चैलेंज था, ठीक है, जो मेन चैलेंज था वो आपका ये था कि इंसुलिन तो ठीक है हम बना ले, ओके, पर उसे मेच्योर फॉर्म में कैसे लाएंगे? मतलब आपको पता है ना कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं, फिर चेन ए है, चेन बी है, उसे फिर मेच्योर फॉर्म में क्या किया? तो 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी जो थी, उसने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, जो कि एक चेन ए के सीक्वेंस से रिलीज होगा और एक चेन बी, ठीक है। एंड फिर उन्हें अलग अलग प्लाज्मिड्स में इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग इंसुलिन चेन बनाने के लिए, ठीक है। जब ये इंसुलिन चेन बन गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, फिर उन्हें जोड़ा गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन इंसुलिन की तरह बन सके। एंड नाउ दिस इंसुलिन विच इज नोन एज ह्यूमलिन इज generally used to treat the diabetic patient. See, this is the entire picture. We are taking that insulin gene and then we are combining, we are forming the recombinant bacterium. Then in the fermentation tank, see, a lot of recombinant bacterium is produced, and then we extract, and this is the human insulin.
I guess I was able to clear a lot of doubt regarding this topic. NCERT इसमें बहुत restricted form में लिखा हुआ है, so इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि बहुत अच्छे ढंग से आपको explain कर सकूं. If you have any doubt, please drop it in the comment box. I will try to solve it out. Thank you so much. अब मैं आपसे दूसरे लेक्चर में मिलूंगी. Thank you so much.